रिपोर्ट के आधार पे कैंडिडेट्स तय करते हैं। और जहाँ तक मेरे टिकट मांगने की बात है तो मुझको तो पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना ही दिया है, तो फिर टिकट की तो कोई बात ही नहीं है। तो उस टाइम तो नहीं रहे थे सर? नहीं, वो नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन मेरे मन में नहीं आया कि मैं टिकट भी मांगूं। मुझे कहा भी गया कि आप भी आवेदन कर दो, लेकिन मैंने नहीं किया। सरगुजा महारानी श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव थी। पुलिस वाले हमको उनके पास जाने नहीं दे रहे थे, तो हाथ उठा के सर करके आवाज़ किया, तो राजीव जी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हुआ। नहीं की जा सकती हैं, गोपनीय रहती हैं, लेकिन कह रहे थे वो भैंसा भैंसा, तो उनको हिंदी में भैंसा समझ में नहीं आ रहा था, तो बोले व्हाट भैंस, तो हमने कहा बफेलो बफेलो, तो वो है बफेलो। तो ये कुछ चीज़ें थी, से ऑटोग्राफ भी लिया था। मैं चुनाव जीता उस समय। मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी थी कि महिला बाल विकास में जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं और सहायिका थे, आंदोलन बहुत, हाँ बहुत आंदोलन किया, लेकिन उनका बहुत शोषण भी हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं प्रदीप गुप्ता जी, जो हैं जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, जो आप हमारे बीच आए और हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए। जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो सर आपको, नवनिर्वाचित जो हैं आप जिला अध्यक्ष हैं जिला कोरिया के, उसके लिए धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। जी। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, हम ये जानना चाहेंगे आपका जो राजनीति सफ़र है वो यहाँ तक का कैसा रहा? देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र जो है कॉलेज की पढ़ाई के बाद, जी सर, मैं अंबिकापुर पीजी कॉलेज में पढ़ रहा था। 81 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, बैकुंठपुर आया। उस समय यहाँ कांग्रेसी विधायक सरगुजा महारानी श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव थी, और मध्य प्रदेश में उस समय हुआ करता था। तो श्रीमती देवेंद्र कुमारी जी आवास एवं पर्यावरण मंत्री थी और बैकुंठपुर की विधायक भी थी। अच्छा, कौन कौन से पद में रहे सर आप? मैं शुरू किया, सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई यूथ कांग्रेस से। योग कांग्रेस का मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना, और उसी युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के समय ही 1985 में देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी यहाँ सरगुजा दौरे में आए हुए थे और कटगोड़ी ग्राम में आए थे, और वहीं इत्तेफाक से हमारी उनकी मुलाकात हो गई, और सोनिया जी भी साथ में थी, और हम, हाँ, उनसे हमने मुलाकात की। और ये समझ लीजिए कि हम इत्तेफाक से ही हो गई। उनकी कार पंचर हो गई थी, हम लोग पीछे पीछे गाड़ी में थे, किस्मत थी, और पुलिस वाले हमको उनके पास जाने नहीं दे रहे थे। तो एक एसपी थे सरगुजा में उस समय, बोले मार उस वालों को डंडा, नहीं जाने देना है। तो पोस्ट क्या था सर? उस समय मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, 4 हमारे मित्र भी थे साथ में, तो मैं बहुत जोर दोनों हाथ उठा के सर करके आवाज़ किया, तो राजीव जी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हुआ। जुनून बहुत था, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, पुलिस वाले हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। तो वो उन्होंने इशारा किया कि आने दो उसको, तो फिर सारे किनारे हो गए। और मतलब गांधी जी जो थे एकदम नॉर्मल आदमी? हाँ, नॉर्मल आदमी थे, सामान्य थे, हाइट अच्छी थी, हमसे भी कम से कम 4 इंच ऊँचे थे मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसा लगा कि हम तो, भाई उम्र भी हमारी उस समय 24-25 साल की थी, यंग चैप थे, और उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। हमारी बातों को उन्होंने सुना, और उस गांव की समस्याएं थी, कुछ पंडो जनजाति के लोग थे, यहाँ के कुछ लोग उनके भैंस फाइनेंस करा लिए थे, और उन बेचारों के नाम से कर्जा हो गया था, और वो कर्जा भी नहीं पटाए थे, और वो बेचारे रो रहे थे। तो हमारे पास आए, तो हमने कहा ठीक है, राजू जी आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उनसे उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, और यहाँ से जाते समय उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ज़्यादा शिकायत मिली है, मैं उसकी तुरंत कार्रवाई करवाऊँगा। अच्छा सर, और उनकी कहीं कुछ ऐसी बातें जो आपको अभी भी प्रेरणा स्रोत के रूप में या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा कुछ लाइन याद है सर आपको?
उस समय एक चीज़ तो ये था कि हम लोग जैसे भैंस कह रहे थे, वो भैंसा भैंसा, अच्छा वही तो उनको हिंदी में भैंसा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा तो बोले वाट वाट भैंस, तो हमने कहा बफेलो बफेलो, तो वो है वो बफेलो। तो ये कुछ चीज़ें थी उस समय, वो हिंदी में बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल एकदम सामान्य व्यक्ति थे और यादगार थी। और उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना और उस पर एक्शन लिया। और सारे के सारे आरोपी जो है दूसरे दिन ही 24 घंटे के अंदर, उस समय समझ लीजिए ना तो इतना हाईटेक ज़माना था ना कुछ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर सारे के सारे आरोपी जो है गिरफ्तार हो गए। मैंने हाँ, तो वो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो मैंने उनसे ऑटोग्राफ भी लिया था। अच्छा तो वो मैंने कागज, हाँ वो है भी कि वाइट पेपर मैंने दिया, किस में दे दो, बोला मैंने वाइट पेपर में नहीं दूंगा। तो मैं एक बिल्ला लगाया हुआ था मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता का, जो मिला रहा होगा। हाँ उस समय बिल्ला लगा हुआ था। भोपाल से आए हुए थे यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, तो वो लोगों ने दिया था तो हम लगाए थे। फिर उस बिल्ले को मैंने निकाल के उनको दिया तो उसके ऊपर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। आज भी मेरे पास फाइल में लगा हुआ है वो ऑटोग्राफ के। तो ये उनका ऑटोग्राफ जो है हमारे लिए तो खैर हमारे अभी जितने कांग्रेसी तरसते हैं वहाँ तक। हाँ, उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस के बाद ही 94 में मुझको नगर पालिका की टिकट दी गई, नगर पार्षद की। मैं चुनाव जीता उस समय। जीतने के बाद फिर मुझको अपोजिशन लीडर पार्षद बनाया गया। बीजेपी के अध्यक्ष थे, मैं कांग्रेस से था। और 1995 में फिर ये सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया के नगरीय निकाय के अध्यक्ष एवं अपोजिशन लीडर पार्षद की बैठक दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हुई। उस टाइम क्या हुआ सर? तो मैं वहाँ दिल्ली में गया था, साथ में हमारे नजीर जमीर हुसैन उस समय अध्यक्ष थे, उनके साथ। तो वहाँ मैंने लिख के दिया था उस समय कि जिस क्षेत्र में खनिज वाला क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जो उत्पादन होता है कोयले का और ये अन्य खनिज का, उसकी रॉयल्टी का कम से कम 5% उस क्षेत्र के नगरीय निकाय को मिलना चाहिए। आप लोगों का मांग? हाँ, मेरी मांग थी व्यक्तिगत, जो है स्वयं मैंने लिख के दिया था उस समय। और सरदार को मिस्टर अहिलुवालिया वो जो है शहरी विकास मंत्रालय में थे, तो उस लेटर पे, मेरे लेटर पे की कार्रवाई हुई थी। और सभी नगरीय निकायों को फिर अलग से, जो उस क्षेत्र में पड़ते थे कोल माइंस के, उनको अलग से कोल इंडिया से पैसा मिलने लग गया था। तो बाकी जनता खुश हाँ, हो गए? हाँ उस समय ये हमारी उपलब्धि थी दिल्ली जाने के बाद। और हमारे कार्यकाल में उस समय बहुत भी काम हुए। फिर 99 में मैं पार्षद से अलग हो गया। 2004 में मुझको फिर एक जिला बन गया, बैकुंठपुर जिला बना। और जिला बनते समय 98 में जिला बना 25 मई 1998 को। और उस जिले की प्रक्रिया में भी मैंने बहुत योगदान दिया था। मतलब शुरू से जो है हाँ, संघर्ष टाइप के आदमी रहे सर? क्या है, हम लोगों की जो डिमांड थी, सरगुजा का विभाजन होना था और उसमें हम लोगों ने 10 ब्लॉक की मांग की थी। ये रेण नदी जो है वो बॉर्डर मान के सूरजपुर, प्रेमनगर वगैरह सब ये मिला के 10 ब्लॉक का एक अलग जिला, कोरिया जिला बनाने की डिमांड थी। बनना चाहिए। और हाँ, ये मांग हुई थी, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए ये पुराना जो कोरिया जिला था 5 ब्लॉक का, इस 5 ब्लॉक को ही बना के एक नया जिला 1998 में मूर्त रूप में आया। और 25 मई 1998 को ये हमारा कोरिया जिला अस्तित्व में आया, अविभाजित। मतलब इसके लिए भी आप लोगों ने बहुत बड़ा, पूरा बैकुंठपुर जानती है, पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे ये दिग्विजय सिंह जी, तो मैंने उनको एक बुकलेट बना के दी थी बैकुंठपुर के पक्ष में कि हमारे यहाँ जो है ये चीज़ उपलब्ध है। और हम शुरू से ही मतलब एक सरगुजा ज़िले का खास अनुभाग है। और हमारे यहाँ पर कलेक्टर भी थे, एडिशनल एसपी भी थे, एडीजे भी नियुक्त थे। और उस समय भी लगभग 30 से 35 कार्यालय जो है और बैकुंठपुर में संचालित थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बैकुंठपुर के चारों तरफ 10 किलोमीटर डायमीटर में ये समतल एरिया है बैकुंठपुर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट की संभावनाएं जो है चारों दिशाओं में है। तो ये हाँ, और जो जिला पुनर्गठन आयोग बना था उसमें 32 बिंदु दिए हुए थे। क्या क्या थे सर?
एक आध जैसे बताता हूँ, जो मैंने बताया ना अभी कि अधोसंरचना का लाभ मिलने का होना चाहिए। दूसरा, जिले मुख्यालय जिसको हेडक्वार्टर तय करना चाह रहे हैं, उसके चारों तरफ जो है कम से कम 10-5 किलोमीटर डायमीटर में समतल भूमि होते हैं, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट का एक दिन के लिए तो डिस्ट्रिक्ट बनता नहीं, उसका डेवलपमेंट होता है, शहर का विकास होता है। तो एक जिले के डेवलपमेंट के लिए एक दायरा जो था 10 किलोमीटर तय हुआ था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, तो कोरिया जिला अपने आप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था ही यहाँ पे। ऐसे करके एजुकेशन की संभावनाएं जो है कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंगों की उपलब्धता, स्टाफ क्वार्टर, मतलब तत्काल में यदि कोई जिला बनाया जाए तो तत्कालिक जो व्यवस्था है वो सफ़र करने की स्थिति में वो स्थान है कि नहीं। अथक प्रयासों से बन गया। हाँ हाँ, संघर्ष हमारे माननीय कुमार साहब जी थे, वो उनका पूरा सहयोग था वित्त मंत्री में, और वो शुरू से वो भी लगे रहे हर चुनाव में। हाँ, उनसे भी जुड़ा हुआ था। हर चुनाव में इनका जो है ये मुद्दा रहता था कि हम जो जिला बनाएंगे, और वो अपने प्रयास में सफल रहे। हम लोग उनके सहयोगी थे और जिला बना। राजनीति सफर है सर, और सफर था। इसके बाद आगे फिर 2004 में मुझको नगर पालिका का बैकुंठपुर का टिकट दिया गया। बीजेपी की गवर्नमेंट थी और मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता तो था नहीं, या बहुत बड़ा कद नहीं था, वही छोटे मोटे चलते रहते थे। तो मुझको भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ा दिए गए यहाँ पे। लड़ा भी, संघर्ष भी किया, अच्छे से लड़ा, लेकिन उस समय सरकार जिसकी होती है उसका प्रभाव तो रहता है, और चल जाता है वो अब कहना नहीं चाहिए, अब वो अंडरस्टूड है, लेकिन मुझे हराया गया, मैं हारा नहीं। ये बहुत बड़ी बात हाँ कि हराया गया। हाँ, मैं हारे नहीं। हाँ, दूसरे फिर उसके बाद 2010 में, फिर 8 में मैंने चुनाव वो टिकट मांगा कांग्रेस की विधायक। हाँ, MLA के लिए टिकट मांगा। क्या हुआ सर? उसमें यहाँ से जितने भी टिकट मांगे थे, हम लोग 4-5 लोग थे, सबका नाम गया रायपुर। रायपुर से फाइनल हुआ। पहला नाम मेरा था जनरल में, क्योंकि ये जनरल सीट थी। सेकंड नंबर में लाल विजय प्रताप सिंह पटना में जो पूर्व सांसद हैं, और तीसरे नंबर पे युवत सिंह, इनका नाम दिल्ली गया हुआ था। और ये हुआ कि हमारे रामचंद्र सिंह देव जी जो थे, वो 6 बार के विनिंग MLA थे, अजय योद्धा जिसको कहना चाहिए, मतलब कभी हारे नहीं। तो 89 सीटों का निर्णय हो गया। लेकिन बैकुंठपुर में ये आ गया कि जो RC सिंह देव साहब बोलेंगे, रामचंद्र सिंह देव, वो जिनको टिकट बोलेंगे उनको टिकट दिया जाएगा, फाइनल हो जाएगा उसका। सिंह देव साहब से मेरे अच्छे संबंध थे, सब कुछ था, और विश्वास भी था कि वो समर्थन देंगे, लेकिन कोई भी कारण रहा हो और भी कुछ था। तो जब दिल्ली गए तो दिल्ली में उन्होंने वेदांती तिवारी का नाम लिख के दिया, और मुझको फ़ोन करके बोला। ये मुझे अच्छा लगा कि फ़ोन करके उन्होंने मुझसे कहा, प्रदीप मैंने वेदांती का नाम दे दिया है, तुम अपना देखो। मैं कहा, मैं आप ही के चलते तो किसी के पास गया नहीं, अब मैं क्या देखूँ। तो अब तो जैसा था, समय था, परिस्थितियाँ थी, वो बीत गई। 2010 में फिर वेदांती तिवारी जी भी चुनाव लड़े और सफल नहीं रहे। उस टाइम तो कंडीशन बहुत कमजोर थी पहली बार। हाँ, पहली बार में वो तो खैर परिस्थितियाँ हैं। हम फिर 2010 में फिर नगर पालिका की टिकट दे दिए। हाँ, पुनः फिर से कि लड़ लो भाई। अब विधानसभा नहीं दिए तो उस समय फिर सत्ता का प्रभाव तो रहता है। देखिए, बीजेपी की सरकार थी, फिर हम उस समय सफल नहीं हुए। उसके बाद हाँ, और मैं उस समय फिर 4 में मुझको जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी बना दिया गया था। और 2010 के चुनाव के बाद फिर राजनीतिक हम संगठन में सक्रिय थे, चलते रहे, महामंत्री थे। उसके बाद फिर प्रवक्ता बने जिले के, और उसके बाद फिर उपाध्यक्ष बने, आज वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा सर, अध्यक्ष बने तो आपको लगा नहीं कि बहुत टाइम में ग्रोथ हुआ कि कैसे? नहीं, मेरा टारगेट देखिए था विधानसभा। अच्छा, इसलिए मैं पद को अपने से हटाता गया। मुझको 2004 में ऑफर मिला अध्यक्ष का,
मैंने रिफ्यूज़ किया। 2008 में फिर ऑफ़र मिला, 2012-13 में फिर ऑफ़र मिला, उसके बाद 2018 में फिर ऑफ़र मिला, उसको भी हटाया। लेकिन अब था कि चलो भाई संगठन के में ये था, उम्र भी होती जा रहा। आज भी संगठन के वरिष्ठ लोगों की इच्छा से मैं अध्यक्ष हूँ। तो ये आपकी राजनीति से तो सर इसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे आपसे, वर्तमान में जो है आप ही की सरकार है, तो सरकार की उपलब्धि क्या क्या है सर आपके अनुसार? देखिए 15 वर्ष तक तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, है ना, और हमारी 2018 दिसंबर में हमारी सरकार बहुमत से आई, और आते साथ ही हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें छत्तीसगढ़ में 36 बिंदु की घोषणाएं थी, और सबसे ऊपर थी कि किसानों के हित में बात थी कि किसानों के ऊपर लगभग 10,000 करोड़ का कर्जा था, और उसको प्रथम बिंदु था कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। उसी में दूसरे बिंदु ये था कि किसानों को 2500 रुपये का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो सरकार बनते ही हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी ने तो 10 दिन का टाइम दिया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नेतृत्व तो बदल दूंगा। कितने दिन में फिर हुआ सर? तो हमारी तो भूपेश बघेल जी शपथ लिए और 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ़ कर दिया। 10 दिन को 2 घंटे में 2 घंटे में निपटा दिया उन्होंने। उसके बाद बिजली बिल हाफ की योजना थी, तो 400 यूनिट तक जो रेगुलर बिल पटाते हैं उनको आधा अनुदान मिलता है। आज तो बिल में सबको आज तक कितना लाभ मिला है बिल में दे रहा है। और धान का समर्थन मूल्य जो था वो 2500 से शुरू हुआ, आज पिछले 2640 खरीदा गया, और आने वाले वर्ष में 28 अभी जो नया धान खरीद होगा 2800 रुपये हो जाएगा। तो ये सब तो सरकार ने जो हमारी सरकार जो बनी, भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, मुख्य उपलब्धि ये थी। शुरुआत किसानों से हुआ जो कि रीढ़ की हड्डी है। देखिए हिंदुस्तान गांव में बसता है, और गांव के लोग यदि खुश नहीं हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, राम राज्य की जो कल्पना की थी उसमें यही था कि ग्राम स्वराज, गांव को आप संबल बनाइए, मजबूत बनाइए, आपका देश ऑटोमेटिक विकसित करेगा। तो उसी सिद्धांत पे हमारी सरकार जो है काम कर रही है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भी जो किसान भूमिहीन थे, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सिर्फ रोज़गार क्या कहते दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करके जो अपना जीवक को यापन करते हैं, उनको भी 7,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता के रूप में गवर्नमेंट दे रही है, उसके आर्थिक मदद कर रही है। तो ये सब योजनाएं हैं। तेंदुपत्ता को ले लीजिए, बीजेपी की सरकार में तेंदुपत्ता जो है 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा खरीदा जाता था, हमारी गवर्नमेंट 4,000 प्रति मानक बोरा खरीद रही है, बढ़ा दी है। तेंदुपत्ता वन उपज जो है बीजेपी गवर्नमेंट में कुल 7 प्रकार का खरीदा जा रहा था, हमारी सरकार जो है 67 टाइप के वन उपज खरीद रही है। सभी प्रकार के लोग हैं, और सिर्फ धान भर में ही गवर्नमेंट अनुदान नहीं दे रही है, धान खरीदी भर में। धान के अलावा जो किसान अपनी 1 एकड़ ज़मीन में वृक्षारोपण करना चाहता है, उसको भी 10,000 रुपये प्रति वर्ष का राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया जा रहा है। कोदो कुटकी लगाना है, रहर लगाना है, उड़द लगाना है, ऐसी फसलों पे भी ये दिया जा रहा है। हाँ, शिक्षा चिकित्सा में भी कुछ है? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो जो उपलब्धि हुई है वो अविस्मरणीय है। इसको तो मैं भूपेश बघेल जी की सरकार को का माइलस्टोन मानता हूँ। वो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने जो काम किया है, अभी तो जो कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है। जो नए पीढ़ी जो आएगी, जो हमारा भारत कल का भारत है, और कल का जो छत्तीसगढ़ है, उसको वेल एजुकेटेड बनाने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये सराहनीय है। और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से उन्होंने स्वामी आत्मानंद का जो विद्यालय चालू किया है, और गांव तक
जहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस क्षेत्र में, मतलब दुर्लभ क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा स्कूल खुलेगा और उच्च कोटि का स्कूल खुलेगा और सारी सुविधाएं, मतलब स्कूल की सारी किताब कापी से लेकर ड्रेस से लेकर सब कुछ निःशुल्क सरकार व्यवस्था कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हायर एजुकेशन में भी उन्होंने स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय कई जिलों में चालू किया है और उनका ये सोच है कि सभी जिलों में एक एक महाविद्यालय कम से कम इंग्लिश मीडियम हो, जिससे जो बच्चे ये 12वीं तक पास करके बाहर आएंगे इंटरमीडिएट करके, उनको हायर एजुकेशन भी इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हो, उन्हीं के ज़िले में उपलब्ध हो जाए। तो ये सब बहुत ऊंची सोच है। तो इससे क्या लगता है जनता कितना खुश होगी आपके अनुसार? मुझे तो भाई मैं क्या बताऊं, जनता तो जितनी खुश है ना, हम जाते हैं गांव में, सरकार से तो जितनी खुश है कि जनता की, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी खुश जनता कभी नहीं देखा था जो आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार ने। उसी प्रकार आप देख लो, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छे काम हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए आप, ये जो क्या कहते हैं, हाट बाज़ार क्लिनिक जो चालू किया है, घर पहुंच सेवा चिकित्सा की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वार्ड वार्ड में भी चल रहा है। हाट बाज़ार मतलब जो मार्केट छोटे छोटे लगते हैं, वहाँ भी वो गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ जाता है सर। वो क्या है गाड़ी वाले में, जो मैं भी अभी इलाज कराया गाड़ी में सब सारे प्रकार के टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट भी हो जाता है, यूरिन टेस्ट भी हो जाता है और आपके सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इंजेक्शन भी है, डॉक्टर भी उसमें रहते हैं, कंपाउंडर भी रहते हैं। यदि आप कोई सीरियस पेशेंट हो तो वो गाड़ी में बैठा के ला के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक छोड़ते भी हैं। और हमारे यहाँ जो बैकुंठपुर में जो है, सबसे बड़ी कमी थी जिला बनने के बाद, किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा जिला चिकित्सालय जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। 100 बिस्तर के हॉस्पिटल में एक जिला चिकित्सालय पर चल रहा था और ज़मीन पे लिटा के मरीजों की चिकित्सा हो रही थी। बहुत गंभीर थी। हमारी विधायक जी के बनने के बाद उन्होंने संज्ञान में लिया। तो ये मुख्य रूप से जनता की मांग थी? हाँ, आपके द्वारा? हमारी मांग भी थी, हमारे जनता की भी मांग थी और विधायक जी ने स्पेशली, उनका भी इंटरेस्ट था कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में जिला चिकित्सालय भवन की ज़रूरत है और उन्होंने डिमांड किया। तो जिला चिकित्सालय भवन बन रहा है, साथ में ही एक चाइल्ड केयर यूनिट भी है और महिला के हिसाब से भी एक यूनिट वहाँ तैयार हो रहा है। लगभग टोटल जो है 52 से 55 करोड़ का स्ट्रक्चर है, उसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। तो 200 बिस्तर का तो जिला चिकित्सालय प्लस 50 बेड का चाइल्ड केयर और 50 बेड का महिलाओं के लिए, इस प्रकार 300 बिस्तर का हॉस्पिटल नया जो भवन बन रहा है, वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। अभी डायलिसिस सुविधा जो है उपलब्ध है और अभी सिटी स्कैन मशीन हमारे यहाँ आ गई, जो कि संभाग में किसी महिला शक्ति के लिए कुछ विशेष महिला शक्ति के बारे में तो देखिए, महिला समूहों के माध्यम से सारे ही काम हो रहे हैं। अभी जितने ये जो अपने गौठान वगैरह बने हुए हैं, इसको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही संचालित किया जा रहा है। महिलाओं को जो ये गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम, पूरे गौठान का संचालन वही कर रही हैं और गौमूत्र खरीदी भी हो रही है। वहाँ पे गोबर से पेंट बनाने का कार्य रीपा के माध्यम से भी वहीं हो रहा है। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है और आगे भी कर रही है। महिलाएं सशक्त हुई हैं और उनका समूह जो है कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ कमा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। हाँ, देखने को भी मिलता है। आज महिलाएं दिखती हैं कि हाँ, हम गांव की महिलाएं बाहर आने लग गई हैं और हाँ, कदम से कदम मिला के पुरुषों की बराबरी में अब चलने की स्थिति में आ गई हैं, ऐसा लग रहा है। हर तरफ जो है देखा जाए महिला समूह में जो है कार्य हो रहे हैं। सर, इसी के साथ उपलब्धि की आप बात कर रहे थे सर, अगर और कुछ है मन में कि आपके यहाँ उपलब्धि यही है तो भी आप जिक्र कर सकते हैं सर। अब वो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बता ही दिया, स्वास्थ्य भी बता ही दिया है और अभी मान लीजिए कर्मचारी भी जितने हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी थी कि महिला बाल विकास में जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं और सहायिका थे, आंदोलन बहुत आंदोलन किया, लेकिन उनका बहुत शोषण भी हुआ।
उनको 4,000 2,000 में काम कराया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उनके मानदेय को बढ़ा के 10,000 और 5,000 कर दिया है। और इस बार होली में और ज़बरदस्त होली मनाया उन्होंने। सरपंचों का मानदेय भी बढ़ा दिया, साथ में आपका ये पटेलों का मानदेय बढ़ाया, कोटवारों का मानदेय बढ़ाया। जो नीचे तबके के लोग थे, जिनको कि सचमुच सहायता की और मदद की ज़रूरत थी, सरकार से जिनकी अपेक्षाएं थी, उन सभी लोगों को गवर्नमेंट ने, हमारी भूपेश जी की सरकार ने सब कुछ दिया है। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही खुश है। आम जनता की लगभग सब जनता सर। आम जनता देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, जो पार्टी में रहेगा वो तो विरोध करेगा ही, लेकिन उनके लोग भी लाभ कमा रहे हैं, बोनस वो भी पा रहे हैं। उनके यहाँ भी किसान हैं, वो माइक में आएंगे तो सिद्धांत में भले हम आज आप विरोध करेंगे, लेकिन उनके दिल में हाथ रख के पूछिए तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये अंदर से उनको तो कहेंगे नहीं, जो हो रहा अच्छा हो रहा है और अच्छी सरकार है। ये उनकी भी भावना है। अगला सवाल ये रहेगा, हाल ही में जो है आपने जिला अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण किया है, तो आपके क्षेत्र में सर अभी आपकी पार्टी किन किन चरणों में कार्य कर रही है और संगठन कितने मजबूत है सर आपके अनुसार? देखिए, कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी के साथ साथ इनके नैसर्गिक संगठन हैं। छात्रों में NSUI के नाम से संगठन है जो कार्य करता है। यूथ कांग्रेस अलग से काम करती है, महिला कांग्रेस अलग से करती है, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस अलग से विंग है, आदिवासियों का हमारे अलग विंग है, SC ST SC का विंग अलग है। तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। और मेन कांग्रेस जो है, जिला कांग्रेस, ये इनके अंडर में रह के काम करते हैं। सब मार्गदर्शन हम ही लोगों से मिलता है और फील्ड में ये लोग काम करते हैं। साथ में हमारे बूथ लेवल पे सारे काम चल रहे हैं। बूथ लेवल में हमारे एजेंट्स भी तय हैं, बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता भी बने हुए हैं। किस टाइप का निर्णय लिया? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, गोपनीय रहती हैं, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो बूथ लेवल से है। क्योंकि जो हम, ये जो आज का समय है प्रजातंत्र में, गोली से या बंदूक से राजनीति नहीं चलती। यहाँ तो बैलेट पेपर से राजनीति चलती है, बटन दबा के राजनीति चलती है। तो इसका एक ही, और पूरी लड़ाई जो है चुनाव के, इलेक्शन की, वो बूथ पे होती है। साथ ही मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं आगामी चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बना हुआ है अभी भी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों को जो है लिस्ट जारी कर दी हैं। यहाँ तक आम आदमी पार्टी ने भी अभी हाल ही में 10 अपने 10 उम्मीदवारों को जारी कर दी। सर, कांग्रेस पार्टी की अभी भी एक भी लिस्ट नहीं आया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? आप इतना पीछे क्यों, कांग्रेस पार्टी अभी तक क्यों नहीं लाई है? देखिए, जो पार्टी सत्ता में रहती है ना, उसके साथ ये परिस्थितियाँ बनती हैं। और जो साफ पावर में नहीं है, उनको तो 6 महीना पहले से भी कैंडिडेट डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो अपना फील्ड बनाए। और यहाँ तो जब सत्ता में सरकार रहती है तो उसको थोड़ा सा मीटिंग करने में और सबको संतुष्ट करने में, और रिपोर्ट्स भी मंगाते हैं अपने सब कैंडिडेट्स के, और उस हिसाब से टाइम लगता है। कि बैठक का दौर चल रहा है और जल्दी ही लिस्ट जारी होगी, देखने को मिलेगा आपको लिस्ट जो है। अच्छा सर, इसी के साथ टिकट के जैसे यहाँ बात चली रहे तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी उठता है सर। आपके बैकुंठपुर विधानसभा से लगभग 52 लोगों ने फॉर्म भरा है सर। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है सर कि टिकट इतने लोग ने भरा, तो आप उस टाइम टिकट का मांग क्यों नहीं किए सर? और साथ ही ये भी सवाल है सर मेरा कि आपके अनुसार किनको जो है टिकट मिलना चाहिए? देखिए, टिकट तो पार्टी तय करेगी, ये बात से, और गाइडलाइन है उसकी, रिपोर्ट के आधार पे, सर्वे रिपोर्ट के आधार पे कैंडिडेट्स तय करती हैं। और जहाँ तक मेरे टिकट मांगने की बात है, तो मुझको तो पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना ही दिया है, तो फिर टिकट की तो कोई बात ही नहीं है। तो उस टाइम तो नहीं रहे थे सर? नहीं, वो नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन मेरे मन में नहीं आया कि मैं टिकट भी मांगूं। मुझे कहा भी गया कि आप भी आवेदन कर दो, लेकिन मैंने नहीं किया। 2008 में बस किए थे? हाँ, उसके बाद से मैंने आवेदन नहीं किया। अच्छा सर, अंतिम सवाल सर आपसे, सर आगामी चुनाव है, ऐसे में देखा जाए तो आपके अनुसार
सत्ता में भी आप ही की सरकार है, तो इस बार पुनः फिर से वापसी अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से कौन सा जो है रणनीति अपनाएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 75 पार का नारा दे दिया है और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। पूरे कार्यकर्ता जितने हैं और पूरा संगठन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पर काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतनी जनता को सुविधाएं दी हैं, चाहे वो किसी भी योजना के तहत हो। नल जल योजना देख लीजिए, पानी का भी ठीक चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, अधोसंरचना के क्षेत्र में देख लीजिए, निर्माण कार्य भी बहुत हुए हैं, पुल पुलिया भी बने हैं, अप्रोच रोड भी बने हैं। अच्छा सर, तो एक और सवाल था सर, छत्तीसगढ़ी परंपरा को उजागर करने में भूपेश सरकार का मेन हाथ माना जाता है, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। बिल्कुल। हाँ, हम छत्तीसगढ़िया ही। एक और छत्तीसगढ़ी अब लगत है कि नहीं हमन छत्तीसगढ़िया ही। एक पहले 15 साल सरकार रही, हाँ, वो फीलिंग नहीं आई इसकी हमन छत्तीसगढ़िया ही। तो छत्तीसगढ़ के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। छत्तीसगढ़ के लिए राजगीत दिया, छत्तीसगढ़ के खेलों को आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों को आगे बढ़ाया। तो छत्तीसगढ़ का एक मान सम्मान तो उन्होंने बढ़ाया है और छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान आज देश में बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ का नाम तो अब अपने आप में भारत में एक अलग रखने लगा है। और इनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अमल भी अन्य प्रदेशों में हो रहा है। गोबर से खरीदने का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये सोच रही कि हम भी खरीदें, क्योंकि रासायनिक खाद से तो लोग परेशान हैं। जैविक खाद का समय है और जैविक खाद से उत्पादन किए गए फसल की कीमत भी मार्केट में दुगनी तिगनी है। आप रासायनिक खाद से धान चावल पैदा करके 50 रुपये किलो बेचेंगे, तो ये जैविक खाद का यदि आप धान पैदा करते हैं तो 150 रुपये किलो बिकेगा। तो ये तो है, जैविक खाद का अपना महत्व तो है। और आज के बढ़ते हुए समय में, प्रदूषण के समय में, हर कोई चाहता है कि कम से कम आदमी खाना तो शुद्ध खाए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। अच्छा सर, जैसे अभी आप मन छत्तीसगढ़ी में बात करें तो छत्तीसगढ़ी आते कि नहीं सर आप मन ला? देखा, छत्तीसगढ़िया मतलब कहें ना, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। अब चूँकि छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो छत्तीसगढ़िया भाषा का ज्ञान है। और छत्तीसगढ़ की भाषा में जैसे छत्तीसगढ़ के लोग हमसे मिल जाएं तो छत्तीसगढ़ की भाषा हम बात करते हैं, हाँ समझ जाते हैं, बात करते हैं। देहात के लोग जब आते हैं तो उनसे अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ में बात कर लेते हैं। और छत्तीसगढ़ तो हमारी शान है भाई, छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज भी हमारी शान है। हाँ, हम ठीक है, हमारे फादर मन आए रहे दूसर प्रदेश से, लेकिन हम तो ही जन्मे न ना, तो हम तो प्योर छत्तीसगढ़िया हो गए ना। अच्छा सर, एक और सवाल था आपसे, जैसे हाल ही में प्रियंका जी का जो है दौरा रहा है यहाँ, और अभी खड़गे जी और राहुल गांधी जी का भी दौरा है, तो इससे क्या लगता है सर, कितना प्रभाव पड़ेगा? लहर तो आप ही लोगों का चल रहा है और कांग्रेस सत्ता भी आप ही लोग का है, फिर ये सब में करने से आपको क्या लगता है, इसके पीछे की कहानी या राज क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय नेता हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनका तो पूरा देश लेवल पे दौरे चलते रहते हैं। अब चूँकि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लेवल के नेता आते हैं। मोदी जी भी बहुत घूम रहे हैं, तो हमारे नेता तो घूमेंगे ही, वो तो सवाल ही नहीं है। और अपने पार्टी का प्रचार प्रसार तो हर कोई करता है और उनका भी अस्तित्व है कि हाँ भाई, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है अच्छा काम की है, तो उसका और ज़्यादा अच्छे वोटों से जीते सरकार बने यहाँ। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन हमारे मीडिया के माध्यम से आप और कुछ आपके मन में बात रह गए, आप जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो जनहित की सरकार है और जनता के हित में काम कर रही है। और मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे, तो धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के सिद्धांत को अपनाते हुए और महात्मा गांधी जी के विचारों के साथ
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की कार्यों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट के पक्ष में मतदान करें, ये मेरी अपील है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना भी कीमती समय निकाल कर मेरा इंटरव्यू लिया। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर, और आपको भी पुनः बधाई हो सर जिला अध्यक्ष बनने के लिए। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बैकुंठपुर से जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी, जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।